नमस्कार दोस्तों। 2018 में यूपी कमीशन के द्वारा एलटी ग्रेड का एक पेपर आयोजित हुआ था। जिन लोगों को प्रवक्ता की परीक्षा देनी है, ऐसा ही पेपर, सेम पेपर यूपी कमीशन उनके लिए भी देगा। तो यहाँ पर हम पुराने प्रश्न पत्र को डिस्कस कर लें, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए और आप अपनी प्लानिंग कर सकें। अब 40 क्वेश्चन पूछे जाने का प्रावधान है। उस समय 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे जीएस के। तो हम जीएस के उस प्रश्न पत्र को डिस्कस करने जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन को। ये 2018 में यूपी कमीशन के द्वारा आयोजित हुआ था। तो इसका हल प्रश्न पत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप इसको देखिए। जहां तक हो पाएगा करंट की चीजों को यहां पर अपडेट भी किया जाएगा। पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या था? 2018 में, अब ये प्रश्न अभी भी आपसे पूछा जाएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 21 में भारत का स्थान क्या है। तो 2018 में तो 138वां था, लेकिन 2020 में भारत का स्थान 142वां था। अब जब तक आपका पेपर होगा 2021 का भी आ जाएगा, तो हम लोग इसको 2021 का करंट अफेयर में देख लेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो 2018 में किसने जीता था, यह पूछा गया है। अब अगर आपकी परीक्षा के आसपास कोई ऐसे गेम होते हैं, कोई प्रतियोगिता होती है, तो आपको तैयार रखना होगा। 2018 में इसको जीता था साइना नेहवाल ने। लेकिन थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उसमें साइना नेहवाल ने बैडमिंटन का महिला एकल खिताब भी जीता था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? सैन्य अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन विजय प्रहार मई 2018 में ही हुआ था। उसके बाद इसका आयोजन इस नाम से नहीं हुआ है, और ये मई 2018 में राजस्थान में आयोजित हुआ था। तो इस तरीके के प्रश्न आप तैयार रखेंगे, ये करेंट अफेयर के प्रश्न है। अब आगे के जो प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? चार दिए हुए हैं, तांबा, जर्मेनियम, चांदी, लोहा। किसकी बढ़ती है? और इसका सही उत्तर है जर्मेनियम। जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है, और अर्धचालकों की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक तथा सुचालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, और इसकी प्रतियोगिता ताप बढ़ाने पर घटती है, अर्थात चालकता बढ़ती है। इसकी जो प्रतिरोधकता होता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, वो घटती है, यानी चालकता जो है वो बढ़ती है, क्योंकि उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। संचार उपग्रह सदैव क्या करते हैं? संचार उपग्रह सदैव क्या करते हैं? भू स्थिर रहते हैं। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, तो उसको भूस्थिर उपग्रह कहते हैं। और संचार उपग्रह ऐसे ही होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, रेडियो कार्ल बेंच, बैरोमीटर ई टॉरिसेली, डायनमो माइकल फैराडे। सरल सा प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है कि कार्ल बेंज ने रेडियो नहीं बनाया था। ठीक है ना, रेडियो बनाया था मार्कोनी ने। और जो बेंज है, ये इन्होंने इंजन बनाया था, पेट्रोलियम इंजन ना। बेंज उससे रिलेटेड है ना, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये आप याद रखिएगा। महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही है ये। किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? प्रतिजैविक जब ना समझ में आए तो आप इधर देखिए, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के द्वारा किसका निदान नहीं किया जा सकता? तो इसमें आप देखेंगे तो जो खसरा है, खसरा प्रतिजैविक के द्वारा निदान इसका नहीं किया जा सकता है एंटीबायोटिक्स के द्वारा, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है। जैसे खसरा है, पोलियो है, चेचक है, ये सब विषाणु जनित है। तो एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी? क्षय रोग, टिटनेस, हैजा, ये सब एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएंगे, जो बैक्टीरिया जनित होंगे। अगला प्रश्न है, फसल और प्रजातियां दी हैं, मूंगफली, कौशल, सरसों, वरदान, अलसी, चमत्कार, चना, उदय। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर हम देख रहे हैं, अलसी जो चमत्कार है ये गलत दिया हुआ है ना। अलसी जो चमत्कार दिया है ये गलत दिया है। बाकी जो मूंगफली की प्रजाति कौशल है, सरसों की वरदान है, चना की उदय है, ये सही है। चमत्कार जो है ये मटर की प्रजाति है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी होती है? मक्का, आलू और मूंग, इसका जो फसल चक्र है इसकी सघनता होती है 300%, है ना। एक निश्चित समय में फसल चक्र में उगाई गई फसलों की संख्या को फसल चक्र सघनता कहते हैं, है ना। और फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? जो उर्वरता है पृथ्वी की, जो आपकी मिट्टी है खेत की, उसकी उर्वरता बढ़ती है। एक वर्ष में केवल एक फसल अगर उगाएंगे तो 100, दो उगाएंगे 200, अगर तीन उगा लेंगे तो 300%। तो इसमें तीन उगाई जा रही है तो 300% है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फसल और कीट दिए हुए, मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, धान बंका, मक्का तना छेदक। तो इसमें मक्का तना छेदक सही है, धान बंका सही है। मूंगफली और चना में देखिए दोनों में फली छेदक दिया है। इनमें से एक गलत है। जो मूंगफली होती है इसमें सफेद गिडार कीट होता है,
और जबकि चना में फली छेदक होता है। तो इसमें मूंगफली फली छेदक जो है ये दिया है, ये गलत है। सफेद गिटार दिया होता तो ये सही होता। अगला प्रश्न, SRI विधि संबंधित है। ये पूछे हुए प्रश्न है, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये ऐसे प्रश्न कहां से आ रहे हैं, ये आयोग ने आपके सामने रखे हैं। तो SRI जो विधि है ये किससे संबंधित है? SRI विधि धान से संबंधित है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेस्टिफिकेशन। ये मेडागास्कर की विधि है। वहां के पादरी हेनरी डी लैंडना, जो मूलतः फ्रांस के थे, उन्होंने इसको खोजी थी। और ये धान की कृषि से संबंधित है और इसे श्री विधि के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है? तो ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, ये 1921 की जो जनगणना थी उसको कहा जाता है, क्योंकि ये पहली जनगणना थी जिसमें जनसंख्या वृद्धि के बजाय बहुत तेजी से घटी थी। उस समय बहुत सारे रोग फैले थे, है ना। तो इस कारण से एपिडेमिक के कारण में ऐसा हुआ था। और 1911 से 1921 तक के बीच का जो एक दशक था उसमें नकारात्मक ऋणात्मक वृद्धि रही थी, इसीलिए इसको विभाजक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कि कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला, है ना, बच्चे प्रति महिला, एक महिला पे कितने बच्चे, ये कितना है? तो चतुर्थ चक्र के अनुसार पूछा है। लेटेस्ट डेटा जो आएगा उसको भी आपको तैयार रखना होगा। तो ये 2.2 था, 2.2 15-16 में ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें 2.2 था। और राज्यों में सर्वाधिक बिहार में था और सबसे कम सिक्किम में था। बिहार में 3.4 और सिक्किम में 1.2 और उत्तर प्रदेश में 2.7 थी। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसमें तो बहुत सरल ये प्रश्न है, और ये दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है और लखीमपुर खीरी जिले में भी स्थित है। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी स्टेट के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न आपसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप और ले सकते हैं कि 1987 में दुधवा नेशनल पार्क, कतर्निया घाट और किशनपुर पशु विहार को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व भी ये बनाया गया था। तो 1987 की ये डेट भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिक तंत्र और टुंड्रा। तो कौन सा इसमें जियोम नहीं है? बहुत सरल सा प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र जियोम नहीं है। जियोम एक बृहद प्राकृतिक पारितंत्र होता है, बृहद पैमाने पर जो होता है, लार्ज जो होता है, जिसमें पौधों और जानवरों के समुदाय शामिल होते हैं और यहाँ पर सभी जीव जंतुओं में न्यूनतम समान विशेषताएं भी पाई जाती हैं। तो जियोम के कई प्रकार हो सकते हैं जो उदाहरण यहाँ दिए हैं, जैसे घास भूमि है, मरुस्थल है, टुंड्रा है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र जियोम का एक अंग है। ये ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जियोम का एक अंग है, ना कि वो जियोम है। अगला जो प्रश्न है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? कौन सा उपाय? और ये उपाय है जन्म नियंत्रण। माल्थस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक और जनसंख्या की वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और दूसरी ओर सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया था। इन्होंने क्या कहा था कि जनसंख्या और संसाधन, इन दोनों के बीच संबंध बताया था। इन्होंने कहा संसाधन गणितीय विधि से बढ़ते हैं, लेकिन जो जनसंख्या होती है वो ज्यामितीय विधि से बढ़ती है ना। यानी कि संसाधन बढ़ेंगे 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, इस तरीके से। तो जन्म नियंत्रण अगर किया जाए तो वही एक सबसे सही उपाय है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ? यानी कि जहां पर जनसंख्या में कमी देखी गई, कौन सा राज्य था? 2011 की जो सेंसस हुई थी उसमें पूछा जा रहा है, और ये था नागालैंड। नागालैंड में ये जनसंख्या ह्रास हुआ था और ये माइनस में हो गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये दशकीय वृद्धि की बात हो रही है। नागालैंड राज्य में 2011 के अनुसार जनसंख्या का ह्रास दर्ज हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, ऑरेंज रिवर, गिलवर्ट रिवर। कौन सी ऐसी नदी है जो यहाँ पर नहीं बहती है? कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ना बहने वाली नदी यहाँ पर है ऑरेंज रिवर, क्योंकि ऑरेंज नदी जो है ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है और दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। डकेंसवर्ग पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में ये गिरती है और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तथा लेसोटो के मध्य ये सीमा बनाती है। एक तो दक्षिण अफ्रीका नामीबिया के बीच बनाती है और दक्षिण अफ्रीका और लेसोटो के बीच बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो दो राष्ट्र के बीच में, मतलब 3 राष्ट्रीय हो गए जिनके अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण ये करती है। बाकी हंटर, फ्लिंडर्स और गिलबर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? गुजरात में तो है, छत्तीसगढ़ में क्या है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है। केवल गुजरात इसमें जो दिया है विकल्प वो सरल लग रहा है। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोई भी नहीं है। गुजरात में केवली है, वाडिनार है, जामनगर है, केरल में कोच्चि है और पश्चिम बंगाल में हल्दिया है। इसका मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इसका ट्रिक ये है कि जो भी तटीय राज्य होंगे, तो तटीय राज्य में उम्मीद बिल्कुल निश्चित आप कर सकते हैं कि वहां पाए, और जो आंतरिक राज्य है वहां पर तेल शोधनशाला नहीं पाई जाएगी। तो ये कंसेप्ट हमेशा रखिएगा, तो आप इससे एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेंगे अगर आपको सीधा नहीं आता है। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार ये पूछा गया है, और ये है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भाग 9 सी पे दिया है, कहां दिया है? भाग 9 किस पे दिया है? भाग ए पे दिया है, भाग 9, ठीक है ना। भाग 9, भाग 9 जो है ए पे दिया है, तो ए देख रहिएगा जो भी है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ऋणा तक पंचायती राज के 3 सोपानों का वर्णन दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन भी इससे संबंधित है, और इसी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9 संविधान में जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो भाग 9, 73वां संविधान संशोधन और 1992, ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। और किससे रिलेटेड है ये? पंचायती राज से। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, वो दिलवाता है पद और गोपनीयता की शपथ। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है? कम से कम इसमें 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है। अगर महाभियोग चलाना है तो आपको 14 दिन पहले, ये प्रावधान है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 61 में ये कहा गया है कि महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो वर्णित की गई है उसमें यह कहा गया है कि 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, लिखित सूचना देना आवश्यक है, ऐसे नहीं कि जब मन हो हटा दीजिए। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन, ये इतिहास का प्रश्न बहुत बढ़िया है और ये रिलेटेड है पॉलिटी से भी। और स्थानीय स्वायत्त शासन का जो जनक है वो रिपन है ना। रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में आया था, और आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ वहीं से माना जाता है, और इसी को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। सेल्फ गवर्नमेंट का इसको फादर कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगला जो प्रश्न है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? कौन ये इतिहासकार था? ये पुराने इतिहासकार सब दिए हुए हैं यहाँ, तो किसने कहा था दिल्ली विश्व का उत्कृष्टतम शहर है? और ये कहा था इब्न बतूता ने। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ठीक है, और इसने ही कहा था ये बात। दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के दरबार में ये पहुंचा था, और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इतनी बातें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और इसकी रचना रेहला है, रेहला में इसने दिल्ली का वर्णन किया था। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में देखिए, स्टेटमेंट बेस वाले भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कौन से कथन सही है अर्थशास्त्र के बारे में? तो ये भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। 2 चीजें यहां पर दी हैं, बताना है कौन सा सही है। तो पहला तो सही है और दूसरा भी सही है। अर्थशास्त्र पुस्तक का रचनाकार कौन है? चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से आप जाने जाते हैं। और इन्होंने राज शासन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश, जैसे राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा, जासूसों का चयन, न्याय व्यवस्था, पुलिस एवं सेना, इन सब के बारे में लिखा है। लेकिन इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। और ये दोनों बातें अलग से भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ऐसे इसका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 2 सूचियां दी हुई हैं, राजा और उसकी यहाँ पर दी हुई हैं, कौन है, पत्नियां उनकी दी हुई है। तो आपको ये सेट करना है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उनकी रानियों का नाम, पत्नियों का नाम दिया हुआ है। चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी, ठीक है, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, ये दत्ता देवी यहाँ लिखा होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेरनाग, और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी। देखिए इनकी, ये इंपॉर्टेंट है तो इनकी पत्नियां भी आपसे पूछी जा रही है। आप इंपॉर्टेंट जब होंगे तो आपके बारे में लोग विकी करेंगे, गूगल करेंगे कि आपकी वाइफ का नाम क्या है, आप कौन है, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, ये सब होने लगता है ना, तो वही। तो ऐसे इंपॉर्टेंट बनिए, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेरनाग, ऐसे दोनों याद करिए, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार और चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर, समुद्रगुप्त की दत्ता और कुमारगुप्त की अनंत। इस तरीके से आप इसको सेट कर लीजिए। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, है ना। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे, उन्हें मलेच कहा जाता था? जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उनको मलेच कहा जाता था, ऐसा किस ग्रंथ में कहा गया?
और ऐसा कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख है कि जो भी संस्कृत नहीं बोल पाते थे उनको मलेच्छ कहा जाता था, है ना, जो भी संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषा भाषी थे, तो शतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरिमा 10,250 रुपए का निवेश 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर करती है, जिसमें उसे कुल 12,710 धनराशि प्राप्त होती है, रुपये की धन, ये इतनी धनराशि प्राप्त होती है। यह धनराशि पाने के लिए उसे कितने वर्ष के लिए निवेश करना पड़ा? तो सिंपल सा ये प्रश्न है, ब्याज का ये प्रश्न है, आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें आप जो भी इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 12,710 माइनस 10,250, 2,460 आया। आप इसका टाइम निकाल लेंगे तो 6 वर्ष ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग के। तो ये सामान्य से प्रश्न हो गए। गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात, ये जीएस में जो पूछे जाएंगे। बाकी जिनका मैथ है उनसे तो 80 क्वेश्चन अलग से पूछे ही जाएंगे। तो जीव विज्ञान और भौतिकी, गणित, इनकी सीटों का अनुपात ये क्रमशः गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान का 5, 7, 8 है। इन सीटों में 40%, 50%, 75% की वृद्धि का प्रस्ताव आया है। तीनों विषयों में वृद्धि हुई सीटों का अनुपात क्रमशः क्या होगा? तो जब वृद्धि हो जाएंगी तो उनका अनुपात क्या होगा? तो सामान्य सी बात है, इसका आप निकाल लीजिए कितने कितने परसेंट बढ़ेंगी। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 40%, 50%, 75, यानी कि 140, 150, 175 ये हो जाएंगी। और जितनी पहले थी 5, 7 और 8 का अनुपात था, तो आप इसको कट करके निकालेंगे 2, 3, 4 का अनुपात ये आ जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो? ऐसा प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है। तो जो दूध और पानी का अनुपात होगा, 20% का लाभ करना है, तो दूध और पानी का अनुपात, यहाँ पे ये क्रम ध्यान रखिएगा कि किस क्रम में पूछा जा रहा है। पानी और दूध, तो पानी 1 होगा और दूध 5 होगा, तब 20% को आपका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो 1 और 5 के अनुपात में, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ये पूरा प्रश्न पत्र रहा। ऐसे ही हम आपके लिए प्रश्न पत्र लाते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।